नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को लाइक किया। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास कुछ मेल आए थे जिसमें ये था कि आप यूपीएससी डेंटल रिक्रूटमेंट के बारे में कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो बताइए, और नॉर्मल यूपीएससी में जाने के प्रिपरेशन का क्या पार्ट्स होता है उसके बारे में बताइए। तो आज मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो यूपीएससी से रिलेटेड होगा। बोथ जो जनरल यूपीएससी है जिससे कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनते हैं, और साथ ही साथ एक वो यूपीएससी जो कि सिर्फ और सिर्फ डेंटल सर्जन के लिए आता है। आपको मैं यूपीएससी की बात स्टार्ट करूं तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको अपना कंफर्ट लेवल छोड़ना होगा। अब कंफर्ट लेवल क्या है? शेर दो तरह के होते हैं। एक शेर होता है जो जंगल में होता है और दूसरा शेर होता है जो सर्कस में होता है। जो सर्कस का शेर है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में होता है, मतलब उसे खाना खाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, उसे जब बारिश होगी तो कहीं छिपना नहीं पड़ेगा, उसे बिना मेहनत किए 3 टाइम का अच्छा खाना और गारंटी खाना मिलेगा उसको। बारिश होगी तो उसे छां मिलेगी रहने के लिए, गर्मी होगी तो फैन तक मिलता है उन्हें, पंखे मिलेंगे, एसी भी मिलती होगी। ये उनका कंफर्ट जोन है। बट जब उन्हें मास्टर कहता है उठो तो वो उठ जाता है, जब बैठने बोलता है वो बैठ जाता है। अब बात करते हैं जंगल के शेर की। जंगल के शेर को ये भी नहीं पता होता है कि क्या आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब उसे शिकार करना होता है फिर उसे खाना मिलता है। बारिश होती होगी तो पता नहीं उसे मिलता भी होगा अपने आप को छिपाने की जगह या नहीं मिलता होगा, ये शेर को ही पता होगा, बट फिर भी वो जंगल का शेर है। और जो सर्कस का शेर है वो सिर्फ कंफर्ट जोन में है अपने, कि हाँ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बट वो शेर नहीं है। कोई भी एक आता है और उसकी पूंछ को हिलाकर चला जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। वहीं आप जंगल के शेर को देख लो, उसके सामने आप खड़े भी नहीं रह पाओगे। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप यूपीएससी के लिए सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेंटल क्लिनिक बहुत अच्छी चल रही होगी, आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या 2 लाख रुपए आपको डेंटल क्लिनिक से आ रहा है। आप सोचोगे फिर मुझे यहाँ से क्यों बाहर निकलना है, ये तो आपका कंफर्टेबल जोन हो गया, हर महीने इतने आएंगे ही और मैं कंफर्टेबल हूँ, ये हुआ कंफर्टेबल जोन। बट अगर यूपीएससी सोच रहे हैं तो आपको आपके कंफर्ट को छोड़ना होगा। आपका नींद, प्यास, भूख ये सब एक तरफ रखनी होगी आपको, और आपको स्टडी एक साइड से करनी होगी। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको जंगल का शेर बनना है या पिंजरे का शेर बनना है, सर्कस का। बात करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले आपको आपका कंफर्ट जोन हटाना होगा, आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। बात करते हैं यूपीएससी की। पहले बात करते हैं डेंटल यूपीएससी की, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत 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 सारे मेरे पास मैसेजेस आए कि आप डेंटल यूपीएससी के बारे में बताइए। डेंटल में जो यूपीएससी एग्ज़ाम होते हैं वो हर 3 ईयर पे होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफेयर, इनके साइड से आती है वैकेंसी। कभी 16 सीट्स के लिए होता है, कभी 20 सीट के लिए होता है, बट नॉट मोर देन 20 सीट। तो ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 20 सीट्स होती है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो बीडीएस होता है, कि आपको बीडीएस होना है, मतलब बीडीएस की आपके पास होनी चाहिए। एमडीएस रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप एमडीएस हो तो अच्छी बात है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जो मिनिमम है वो है बीडीएस। और आपके पास डीसीए की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, किसी भी स्टेट की होनी चाहिए, वो चलेगी। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। उसमें आपसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं करंट अफेयर। जब भी यूपीएससी की बात होगी तो याद रखिएगा आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये भी आपसे पूछा जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो आपसे इसके बारे में भी बात की जाएगी। तो मतलब आपका करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ज्योग्राफी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, ये शासक आए थे, ये शासक गए थे, ये प्रधानमंत्री था इस ईयर में, इस ईयर में नहीं था, कौन कौन से नए रूल आए थे, क्यों? क्योंकि जब आप डेंटिस्ट बन जाओगे, यूपीएससी के थ्रू जब आप डेंटिस्ट में जाओगे तो फिर हो सकता है कल के डेट पर आपको प्रमोशन लेने के बाद आप पॉलिसी मेकिंग में चले जाओ। तो पॉलिसी मेकिंग फिर आप कैसे बना पाओगे वहाँ पर, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। और फर्स्ट ईयर्स बीडीएस से लेके लास्ट ईयर तक जो आपने सब्जेक्ट पढ़ाई की है सारे क्वेश्चंस उससे होते हैं, मतलब 80% क्वेश्चंस आपके बीडीएस से होंगे, मतलब जो आपने फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर आपने रीड किया है। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश से होते हैं,
जीके से होता है, करंट अफेयर होता है, हिस्ट्री होता है, सिविक्स होता है, और ये फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होती है सर। आफ्टर स्क्रीनिंग आपका एक मेंस पेपर होता है जिसमें आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में जैसे आपने आज तक पास किया होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, वैसे ही सारा एग्जाम होगा आपका। जब उसे आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो। फिर जिसके अच्छे रैंक होते हैं उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में डाल देते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री में ले लेते हैं, उन्हें बहुत जगहों पे ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को रेलवे में भेज दिया जाता है, मतलब इंडियन रेलवे में ज़रूरत होती है डिवीज़न वाइज, तो उन्हें वहाँ पे असिस्टेंट डिविजनल डेंटल सर्जन का पोस्ट दिया जाता है। उनका वहाँ दोनों काम होता है, वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं ज़रूरत पड़ने पे, और साथ ही साथ ओपीडी में भी कभी कभी उन्हें जाना होता है। ये तो हो गई यूपीएससी की बात, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट के लिए होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल यूपीएससी, जिससे कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये बनते हो, या फिर आईआरएस में जाते हो। इसमें भी सेम स्टेज होता है यूपीएससी में, चाहे वो आईएमएस का एग्ज़ाम हो, आईईएस का एग्ज़ाम हो, या फिर आईएएस वाला हो, कोई भी एग्ज़ाम हो यूपीएससी का, वो हमेशा 3 चरण में होती है। मतलब पहला आपका स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और थर्ड इंटरव्यू होगा। बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। जब आप सिविल सर्विसेज के लिए जाते हो यूपीएससी में, तो थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज कहाँ पे होता है? वो जो पहला पेपर लेते हैं जिसको सी सेट कहते हैं, सी सेट लेंगे आपसे, ठीक है। सी सेट में क्या करते हैं, वो ओवरऑल सब कुछ पूछते हैं, एवरीथिंग। मतलब आपको ज्योग्राफी भी आना चाहिए, हिस्ट्री भी आना चाहिए, करंट अफेयर भी होना चाहिए, इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो वो आपसे नहीं पूछेंगे। साथ ही साथ जब आप मेंस में जाते हो, जब ये क्वालिफाई करते हो स्क्रीन, तो आप मेंस में जाते हो। मेंस में आपको 2 लैंग्वेज पास करना इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है इंग्लिश, दूसरा होता है कोई भी एक लैंग्वेज, मतलब हिंदी, उर्दू, जितने भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के, कन्नड़, कोई भी आप लैंग्वेज उठा लो, आपको 2 लैंग्वेज एग्ज़ाम देने होंगे, और उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, उसे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कहते हैं। मतलब उसमें 100 में से 33 मार्क्स लाने होते हैं, सिर्फ 33 मार्क्स। तो मतलब आपके सिर्फ 33 मार्क्स आएंगे। अगर आपके 60 भी आ गए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 33 होना इंपॉर्टेंट है। अगर इन 2 सब्जेक्ट में, मतलब इंग्लिश में और एक और ऑप्शनल लैंग्वेज में, अगर आपके 33% मार्क्स नहीं हैं, तो आगे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपके सब में फुल मार्क्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सिर्फ आता है जब सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हो, कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको पास करना होता है। जरूरी नहीं है हिंदी, हो सकता है हिंदी की जगह पे आप कन्नड़ ले लिए हैं, या फिर आपने उर्दू ले लिया है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज पास करनी होती है। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है जो कि सिविल सर्विसेज में मिलता है। मतलब आपको यूपीएससी एक लिस्ट देती है जिसमें आता है ज्योग्राफी, मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एमबीबीएस के कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एनआर्ट आ जाता है, फिजियो आ जाता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि डेंटिस्ट्री से रिलेटेड अभी तक कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं किया गया है। साइकोलॉजी होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब नियरली 50 सब्जेक्ट्स होंगे जो आप ऑप्शनल ले सकते हो यूपीएससी में। तो वो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल लीजिए वहाँ से, और फिर आप स्टार्ट कीजिए उसको रीड करना। उसके अलावा आपके पास 6 पेपर और होंगे एक्स्ट्रा, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इस टाइप के सब्जेक्ट्स बहुत सारे उसमें ऐड होते जाएंगे, और इन सब का आपको एग्ज़ाम देना है। टोटल जो आपका स्कोर होगा वो 2400 पे होगा, मतलब 2400 नंबर के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अगर उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते हो मेंस को, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन, मैंने सिर्फ इंटरव्यू फेस किया फिर मैं हट गया वहाँ से, ऐसा नहीं होता। अगर आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि जब आपका पूरा रैंक आएगा, मतलब आप यूपीएससी क्वालिफाई हो या नहीं हो, तब आपका सब कुछ देखा जाएगा। मतलब आपके मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों का मार्क्स ऐड होगा, सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ के। मतलब इंग्लिश और एक्स्ट्रा जो आपने एक सब्जेक्ट लिया था उसको रिमूव कर दो, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड होगा। अब सपोज करो कि आपके थ्योरी पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और जब आप इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू 175 मार्क्स की होती है, सम टाइम 200 की भी होती है। तो आपने 200 में 100 मार्क्स लाया, बट अगर उस साइड पे, मतलब थ्योरी एग्जाम में आपने 800 मार्क्स लाया, तो 800 प्लस 100 कितने होंगे? 900 मार्क्स, एंड यू आर सेलेक्टेड। अब किसी और का लेते हैं एग्जाम्पल, किसी के उधर 850 हैं और इंटरव्यू में सिर्फ 50 मार्क्स हैं, तब भी उसके 900 हो गए, तो वो भी सिलेक्टेड हो गया। मतलब आपका 90% डिपेंड करता है सिलेक्शन इस बात पे कि आपके थ्योरी में कितने एग्जाम में कितने मार्क्स हैं। अगर आपके थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू आपके लिए बहुत मैटर नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटरव्यू मैटर नहीं करेगा, इंटरव्यू आपको रैंक दिलवाता है, सिलेक्शन नहीं दिलवाता है।
इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा भरम में रखते हैं। आपके जो डेंटिस्ट वाले हैं, जो डेंटल यूपीएससी होता है, उसमें भी यही चीज़ है कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपको रैंक दिलाता है, अच्छा रैंक आएगा आपका। बट ये कभी मत बोलिए कि इंटरव्यू की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन थ्योरी एग्जाम की वजह से नहीं हुआ, इंटरव्यू की वजह से सिलेक्शन। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो रीज़न कौन है? आपके थ्योरी पेपर, आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका जो इंटरव्यू है सिर्फ रैंक इंप्रूव करता है, मतलब अगर उससे बहुत अच्छा लाए हो तो रैंक इंप्रूव। क्यों? सिर्फ वेटेज कितना है? 200 मार्क्स का। बाकी तो 1600 मार्क्स के क्या है? थ्योरी है। तो 1600 में से आपको लाने थे अच्छे मार्क्स ना। स्टूडेंट ने तो कुछ भी लाओ, वो उसमें सिर्फ ऐड होगा, आपके रैंक को इंक्रीज करेगा। और यूपीएससी में आप कुछ भी आपको मिल जाए, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, कुछ भी मिले, आप अपने फील्ड में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ए क्लास ऑफिसर का कोई भी आपको ग्रेड मिलता है, यू आर द बेस्ट। अपने डिपार्टमेंट में आपने बहुत ही अच्छे और सबसे सीनियर पोस्ट पे आप रहोगे। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपको आईएससी मिले। जो भी लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से कीजिए। और जो डेंटल वाले लोग हैं जिनको कि डेंटिस्ट्री से करना है, उनके लिए बहुत स्वीट्स और बहुत सिंपल सा सजेशन है कि अगर आप नीट पीजी के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं, नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप साथ ही साथ इसको भी कीजिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा। यूपीएससी में नहीं होता है तो नीट पीजी में हो जाएगा, और नीट पीजी में भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी स्टाइपेंड नियरली 1 लाख रुपीज़ अब हो गई है। मतलब 80,000 to 1 लाख आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। तो ये बहुत हैंडसम सैलरी टाइप का थिंग है। तो आपको 3 साल तक इस टाइप के स्टाइपेंड मिलेंगे और आपके बहुत बेनिफिट्स हैं इससे। तो आप अगर साथ ही साथ दोनों प्रिपरेशन करो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर दोनों जगह पे करना है, चाहे वो यूपीएससी डेंटल हो या फिर आपका एमडीएस हो, और दोनों का पैटर्न सेम है। तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। आप इजीली पढ़ाई करो, दोनों का एग्जाम दो, क्योंकि ये तो आपको 3 या 4 ईयर में एक टाइम होता है, बट नीट पीजी एवरी ईयर होता है। हर साल आपको नीट पीजी करने को मौका मिलेगा, हर साल आपको नीट पीजी का एग्जाम देने को मौका मिलेगा। बट यूपीएससी डेंटल जो है वो सिर्फ 3 से 4 साल में एक बार आता है, और जो जनरल है यूपीएससी, जिसको सिविल सर्विसेज आप कहते हैं, वो हर साल आता है, और डिपेंड करता है कितने सीट्स के लिए आता है। कभी 700 सीट्स होती है, कभी 900 होती है, कभी 1100 होती है, डिपेंड करता है उन्हें ज़रूरत कितनी है। सेम थिंग डेंटल यूपीएससी में भी है कि उन्हें कितने डेंटल सर्जन चाहिए, इस पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।